सभी को नमस्कार। मैं आज आपको नियतिवाद या पर्यावरणवाद के बारे में पढ़ाऊंगा। यह मानव भूगोल की एक मुख्य विचारधारा है जिसमें मानव और प्रकृति के संबंधों को लेकर अध्ययन किया जाता है। मानव और प्रकृति के संबंधों को लेकर तीन मूलभूत विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं, वो नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद। तो आज हम नियतिवाद के बारे में बात करेंगे। नियतिवाद मानव भूगोल की एक प्रमुख विचारधारा है जो मानव व प्रकृति के संबंध की व्याख्या प्रकृति को सर्वशक्तिमान और समस्त मानवीय क्रियाओं को नियंत्रक मानकर करती है। इस विचारधारा के अनुसार पर्यावरण प्रकृति या प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन सर्वशक्तिमान है और प्रकृति की ही विशिष्ट देन है पर्यावरण। इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण या प्रकृति की विशिष्ट देन है और समस्त मानवीय क्रियाएं हैं वो भौतिक दशाओं, भौतिक से मतलब जल, वायु, स्थल, जड़, भौतिक दिशाओं में स्थिति, उच्चावच, जलवायु, मिट्टी, खनिज, जलाशय, जीव जंतु आदि द्वारा नियंत्रित होते हैं। भौतिक दशाओं के अनुसार ही मानव के जो शारीरिक गठन है, उसका भोजन, उसके वस्त्र, उसका आश्रय या उसका घर आदि प्राथमिक आवश्यकताओं और व्यवसायों तथा सामाजिक सांस्कृतिक जो क्रियाएं होती हैं उन पर उनका निर्धारण होता है या प्रकृति का निर्धारण होता है। हम कह सकते हैं कि मानव की जो भी गतिविधियां हो रही है वो सब की सब प्रकृति के द्वारा ही प्रदत्त है। इसमें प्रकृति की प्रबलता पर बल दिया गया है। इस विचारधारा में प्रकृति को सर्वोपरि माना है और प्रकृति की प्रबलता को ही बल दिया है। मनुष्य को प्रकृति के अनुगामी या सेवक सिद्ध करने का प्रयास किया। इस विचारधारा में प्रकृति को एक एज ए दास के रूप में माना है और मानव को, और प्रकृति स्वामी है। इस विचारधारा के समर्थक प्राकृतिक पर्यावरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसके आधार पर इसे पर्यावरणवाद या पर्यावरण नियतिवाद कहते हैं, क्योंकि इसमें पर्यावरण सर्वोपरि है और ये सर्वोपरि ही रहना है। प्रकृति हमेशा अपने साथ कुछ न कुछ अपना स्वामित्व रखती है और उसके बल पर मनुष्य पर नियंत्रण रखने का प्रचार करती है। भूगोल में नियतिवाद विचारधारा की जड़ बहुत प्राचीन है। सबसे प्राचीनतम जो विचारधारा है वो नियतिवाद है। मानव सभ्यता के विकास के आरंभिक काल से जब तक मानव का वैज्ञानिक व तकनीकी ज्ञान बहुत कम विकसित, उस टाइम जब मानव का तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान बहुत कम विकसित था, तो उस टाइम मानव जीवन तथा समस्त मानवीय क्रियाओं पर प्राकृतिक तत्वों का नियंत्रण अधिक होता था। प्राचीन काल में या मानव के प्रारंभिक काल में मानव के पास में तकनीकों का अभाव था और प्रकृति पर आश्रित अधिक थे। उस समय मनुष्य अधिकांशतः प्रकृति की कृपा पर आश्रित था। कृषि, पशुपालन, आखेट आदि जो आर्थिक क्रियाएं प्रकृति द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होती थी तथा मनुष्य अपने भोजन में जैसे अन्न, फसल, मांस आदि तथा कपड़े, आश्रय अर्थात निवास गृह या अपना घर के लिए बहुत कुछ, या कह सकते हो आप 90% तक वह प्रकृति पर निर्भर था। मानव विभिन्न प्रक्रियाओं के आधार पर प्रकृति पर डिपेंड करता था। प्रारंभिक काल में ज्वालामुखी, भूकंप, अतिवृष्टि, बाढ़, तूफान, सूखा ऐसी जो प्राकृतिक आपदाएं आती थी तो मानव उनके सामने सिर्फ ऐसा फील कर सकता था, अपने आप को बिल्कुल
नगण्य मानता था कि प्रकृति दैवीय स्वरूप है, प्रकृति ने जो कर दिया उसका हम कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ये हमारा प्रकृति या नियतिवाद का जो कंसेप्ट है उसकी मुख्य धारा है कि इस प्रकार से प्रकृति की अवहेलना करके या उसके साथ छेड़छाड़ करके सुचारू रूप से जीवन निर्वाह उस टाइम मानव नहीं कर सकता जैसे वर्तमान में करता रहा है। इसलिए प्राचीन भारतीय व यूनानी विचारकों ने भारत और भारतीय और विश्व की सभी जो मानव जाति है, मानव जीवन है, मानवीय क्रिया है, उन पर प्रकृति के प्रभाव को हमेशा से दर्शाता आए हैं। संभवतः प्राकृतिक शक्तियां की जो प्रबलता के कारण ही प्राचीन भारतीय जो दार्शनिक थे और विचारक थे उनने भी विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवताओं का स्वरूप प्रदान किया। जैसे आज हम देखते हैं उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और उनके लिए प्रेरित करते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य, अग्नि, वायु, जल, पत्थर, वृक्ष आदि को जो इनकी शक्तियां हैं उनको पूजा का प्रावधान करते हैं। इससे प्राकृतिक शक्तियों की प्रबलता की पुष्टि होती है। प्राचीन काल से ही हम प्रकृति की पूजा करते आ रहे हैं और आगे भी वर्तमान में कुछ लोग आज भी प्रकृति को देवीय स्वरूप या प्रकृति को भगवान के रूप में ही पूजते हैं, जिससे कि जो प्राकृतिक आपदाएं वो टल जाए और मानव जाति का कल्याण हो सके। सर्वप्रथम यूनानी विचारक हिप्पोक्रेटस ने आराम पसंद एशियाई व मेहनती यूरोपीय निवासियों को प्रकृति में पाए जाने वाली जो विभिन्नताएं थी उसके पर्यावरण की उपज बताया। मानव मेहनती है, परिश्रमी है, मानव का रंग कैसा है, मानव का भोजन कैसा है, मानव की संस्कृति कैसी है, मानव का जीवन कैसा है, मानव की आर्थिक गतिविधियां क्या है, ये सब प्रकृति के द्वारा ही निर्धारित माना। लेकिन जैसे जैसे आगे अवधारणाएं बढ़ती गई, विचारधाराएं बढ़ती गई, उसके अनुसार मानव ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया और 19वीं शताब्दी तक आते आते डार्विन की जो प्रमुख पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या जाति की उत्पत्ति, जो 1859 में प्रकाशित हुई, जिसमें डार्विन ने प्रतिपादित किया कि जीव अपने पर्यावरण को अनुकूल बनाकर जीवित रह सकते हैं। 1859 तक की जो विचारधाराएं थी वो नियतिवाद को सपोर्ट करती है। उस टाइम तक किसी प्रकार की ऐसी संकल्पनाएं मानव ने नहीं करी थी कि प्रकृति, हालांकि कुछ लेवल पर मानव ने ऐसा काम कर लिया था, लेकिन सार्वभौमिक रूप से सभी मानव जाति के सामने ऐसा विचारधारा उत्पन्न हो गया कि 1859 में डार्विन महोदय की पुस्तक के बाद में, पुस्तक का नाम द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो 1859 में प्रकाशित हुई, जिसमें डार्विन ने प्रतिपादित किया था कि जीव अपने आप को पर्यावरण के अनुकूलन बनाकर जीवित रह सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरह आधिपत्य जमा लेंगे, लेकिन अपने आप में इतनी कैपेसिटी डेवलप कर लेंगे जो जीव अनुकूलन करने में असमर्थ होगा, जो अपने आप को अडॉप्शन नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा या खत्म हो जाएगा या थोड़े समय के बाद में वो नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो सर्वोच्चम होगा, सक्षम जीव ही जाति का विकास कर सकता है। इसे प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन भी कहा गया था। इस पुस्तक में डार्विन ने पूरी मानव जाति का ये बहुत बड़ा कंसेप्ट रहा कि जो सक्षम होगा, सर्वाइवल द फिटेस्ट, सर्वोत्तम ही जीवित रह सकता है। यह नियतिवाद की प्रमुख अवधारणा रही। इस टाइम पर स्ट्रेबो, कॉलरिटर जो प्राचीन ज्योग्राफर थे, जो एंशिएंट ज्योग्राफर थे, कुमारी सैंपल, इसने इन लोगों ने पूरी तरह से नियतिवाद का सपोर्ट किया और नियतिवाद के आधार पर ही मानव की जो प्रगति थी वो दिखाई। उन्होंने कुमारी सैंपल ने तो यहाँ तक कहा है कि पृथ्वी की उपज मात्र है मानव, मानव कुछ नहीं है, सिर्फ प्रकृति पर आधारित जो भी संकल्पना है उसी के आधार पर मानव काम कर सकता है। इसके अलावा मानव काम नहीं कर सकता। क्यों? कि मानव का जन्म प्रकृति के द्वारा ही हुआ है। प्रकृति के साथ छेड़खानी करना मानव के लिए बिल्कुल योग्य नहीं है। उन्होंने कहा वह पृथ्वी माँ का पुत्र, मानव भूतल की उपज है।
इसका अर्थ केवल यह है कि इतना ही नहीं, वह पृथ्वी का बच्चा है, उसकी मिट्टी से उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी ने मानव को जन्म दिया है, उसका लालन पालन करती है, उनका पालन पोषण करती है, उससे कार्य निर्धारित करवाती है, उसे दिशा निर्देश देती है और उसके सामने जो कठिनाई उपस्थित होती है उसके शरीर को इतना सक्षम बनाती है कि उनको झेल सके, और उसकी बुद्धि को तीव्र बनाया है। जैसे मानव को अगर पानी की जरूरत पड़ती है, सिंचाई की व्यवस्था उन्होंने करने लगी। उसके बाद में अगर मानव को कहीं जाना है तो नौका में जाने लगे। प्रारंभिक काल में कुछ चीजें अलग अलग कंसेप्ट के आधार पर रही है और प्रकृति द्वारा ही उसकी हड्डी और ऊतक और मस्तिष्क कुल मिलाकर कुमारी सैंपल के द्वारा मैन इज प्रोडक्ट ऑफ अर्थ या पृथ्वी की संतान है मानव। कुल मिलाकर प्रकृति का दास, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त की गई सभी शक्तियों का अनुपालना मानव को करनी चाहिए और उसी के आधार पर मानव को अपना जो प्रगति का पथ है वो आगे करना बढ़ना चाहिए। इस नियतिवाद की विचारधारा के जो समर्थक हैं वो प्रकृति को सर्वोपरि मानते हैं और हालांकि इसके कुछ आलोचक भी हुए, जो आलोचक हुए वो संभववाद को, इसके आगे वाला जो विचारधारा है उसको जन्म देते हैं। आज की क्लास में नियतिवाद के बारे में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में हम देखेंगे संभववाद। थैंक यू।